Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year. Hopefully you would have gone through the chart of classification of protozoans. आज हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में इनके जो फाइलम्स हैं उनको. सबसे पहले हमने देखा था फाइलम Sarcomastigophora, that is the largest phylum among protozoans with over 18,000 described species. Sarcomastigophora is the largest protozoan phylum and has following characteristics. इसके अगर हम बेसिक फीचर्स देखें ओवरऑल फाइलम के, that are unicellular or colonial, locomotion by flagella, pseudopodia or both, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोजोइक और हेट्रोट्रॉफिक. इसकी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जिनको हमने फाइटोमेस्टिगोफोरिया पढ़ा था क्लास में, दे आर ऑटोट्रॉफिक, और कुछ ऐसे हैं जैसे ज़ूमेस्टिगोफोरिया, दे आर सेप्रोजोइक और हेट्रोट्रॉफिक. तो इसमें हम इस तरह के बेसिक फीचर्स देखेंगे फूड के या न्यूट्रिशन के रेफरेंस से. देन इज़ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का कोई चक्कर नहीं है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली. अब ये सारे बेसिक फीचर्स हैं जो ओवरऑल इस फाइलम को कवर करते हैं. आगे हम इसकी मज़ीद डिविजन्स देखते हैं. सबसे पहले आज हम देखेंगे सब फाइलम मेस्टिगोफोरा. मेस्टिगोफोरा आर द फ्लैजिलर प्रोटोजोन्स, यानी जिसमें फ्लैजिला एग्जिस्ट करता है लोकोमोशन के लिए. Members of the subphylum Mastigophora use flagella in locomotion. Flagella may produce two-dimensional whip-like movements or helical movements that push or pull the protozoan through the aquatic medium. अब फ्लैजिला क्या है? ये बेसिकली एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाली है जो कि उसकी मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए यूज़ किया जाता है. फ्लैजिला टू डायमेंशनल मूवमेंट के लिए, दोनों के लिए मुनासिब है, यानी वो बॉडी को पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है, बॉडी को रोटेट भी कर सकता है, हेलिकल मूवमेंट्स भी कॉज कर सकता है. इन आइदर डायरेक्शन ये बॉडी को बेसिकली लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है. सबसे पहली जो इसकी क्लास है दैट इज़ फाइटोमेस्टिगोफोरिया. The subphylum Mastigophora has two classes. Members of the class Phytomastigophora, they possess chlorophyll and one or two flagella. Phytomastigophorians produce a large portion of food in marine food webs. क्योंकि ये photosynthetic हैं तो ऑब्वियसली जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी प्रोडक्ट्स ये मेरीन एनवायरनमेंट को देते हैं, तो वो बेसिक ज़रिया है या आप कह सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन है जो मेरीन एनवायरनमेंट है उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो वहाँ पे फूड वेब्स के लिए एक बड़ा जो लार्ज पोर्शन है फूड का वो यही प्रोड्यूस करते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरियंस. Much of the oxygen in aquatic habitats comes from photosynthesis by these marine organisms. तो ऑक्सीजन भी इनके फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है जब तो मेरीन एनवायरनमेंट को एक अच्छा जो है कंटेंट ऑक्सीजन का मिल जाता है इनकी वजह से. एग्जाम्पल्स इनकी देख लेते हैं. मेरीन फाइटोमेस्टिगोफोरियंस इंक्लूड द डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव वन फ्लैजिलम दैट रैप्स अराउंड द ऑर्गेनिज्म इन ट्रांसवर्स ग्रूव, यानी इसमें दो तरह के फ्लैजिला एग्जिस्ट करते हैं. एक फ्लैजिलम ऐसा है जो कि अगर आप डाइनोफ्लैजिलेट की कोई फिगर देखेंगे तो उसकी बॉडी जिस शेप की है उसमें आपको लिपटा हुआ एक धागा जैसे ऊन के गोले के इर्द गिर्द धागे लिपटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक फ्लैजिलम उसकी बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट करता है. Dinoflagellates have one flagellum that wraps around the organism in a transverse groove. The primary action of this flagellum causes the organism to spin on its axis. जैसे आप किसी चरखी से धागा खींचते हैं तो वो रोटेट करती है तेज़ी से, बिल्कुल उसी तरह से जब ये अपने फ्लैजिलम को मूव करते हैं या उसको खींचते हैं अपनी बॉडी से तो बॉडी रोटेट करती है अपनी एक्सिस के ऊपर. अ सेकंड फ्लैजिलम इज़ ट्रेलिंग फ्लैजिलम दैट पुशेस द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड. दूसरा इसके किसी के नारे पे लगा होगा फ्लैजिलम जो कि इसको पुश करने के लिए या पुल करने के लिए यूज़ करेगा. तो बेसिकली दो तरह के फ्लैजिला इसमें एग्जिस्ट करते हैं, एक बॉडी के ऊपर लिपटा हुआ है और दूसरा बॉडी के एक सिरे पे मौजूद है जो कि मूवमेंट बेसिक करवाता है. In addition to chlorophyll, many dinoflagellates contain xanthophyll pigments which give them the golden brown color. अब क्लोरोप्लास्ट तो है ही, क्लोरोफिल है ही, इनके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा पिगमेंट भी है दैट इज़ xanthophyll. xanthophyll की वजह से इनका जो कलर है बेसिकली गोल्डन ब्राउन जो है वो अपीयरेंस हो जाती है इनकी पूरी पॉपुलेशन की. और जब ये कॉलोनीज़ बहुत बड़ी मिकदार में तादाद में एक जगह एग्जिस्ट करती हैं तो पानी का रंग इनकी वजह से ही ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है. एट टाइम्स डाइनोफ्लैजिलेट्स बिकम सो न्यूमरस दैट दे कलर द वाटर. Several genera such as the Gymnodinium have representatives that produce toxins. अब इनके अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होती हैं और जहाँ कहीं ये मौजूद हों, अगर बिलफर्ज वहाँ कोई एनिमल्स हैं जैसे फ़िश या कोई दूसरे मोलस्का वगैरह और इनको वो फीड कर लेते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स को खा लेते हैं और वो उनके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद हैं तो ऑब्वियसली वो उनके लिए थ्रेटनिंग होंगे या किलिंग होंगे. पीरियोडिक ब्लूम्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड रेड टाइड्स. यानी पीरियोडिक ब्लूम्स का मतलब क्या है कि जब स्पेशली इनका स्पॉनिंग सीज़न आप कह सकते हैं या रिप्रोडक्टिव सीज़न आप कह सकते हैं, जब इन डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ब्लूम्स आते हैं या वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है उनकी, तो पानी के अंदर बेसिकली रेड कलर आ जाता है बहुत ज़्यादा इनकी वजह से.
पीरियोडिक ब्लूम्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड रेड टाइड्स, और ये वो टाइम होता है जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अच्छी खासी खुराक मिल जाती है इनकी वजह से, एंड रिजल्ट्स इन फिश किल्स अलोंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। अब जाहिर बात है जो भी इनका प्रीडेटर होगा उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि इनके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद हैं, जब वो इनके ऊपर फीड करेगा ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाएगी टॉक्सिन्स की वजह से। ह्यूमन्स हु कंज्यूम टेंटेड मोलस्का और फिश मे डाई, और ऑल्टरनेटिवली या सेकेंडरीली अगर ह्यूमन्स उस फिश को खा लेते हैं जिसने पहले ये कंज्यूम कर रखे हों, या कोई मोलस्का जो बाय चांस ह्यूमन की बॉडी में चले जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि टॉक्सिन्स मौजूद हों तो उनकी भी डेथ हो सकती है। द बाइबल रिपोर्ट्स दैट द फिश प्लैग मोसेस विजिटेड अपॉन द इजिप्शियंस वाज द रेड ब्लड टाइड दैट किल्ड फिश एंड फाउल वाटर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एग्जाम्पल दी गई है बाइबल के अंदर कि उन्होंने पहली जो प्लैग थी, जो वबा थी, जो ऑब्जर्व की थी, दैट और मिस्र के लोगों के अंदर वो यही थी बेसिकली कि डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, जो रेड टाइड्स की वजह से या इनके टॉक्सिन्स की वजह से बहुत सारे फ़िश और उनके फिर आगे ऑल्टरनेटिवली जो भी उनके ऊपर फीड करता है उनकी डेथ हो जाती थी। इंडीड द रेड सी इज़ प्रॉबेबली नेम्ड आफ्टर दीज टॉक्सिक डायनोफ्लैजिलेट ब्लूम्स। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है यूग्लेना। यूग्लेना इज़ फ्रेश वाटर फाइटोमेस्टिगोफोरियन। ईच क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ पायरेनॉइड विच सिंथेसाइजेज एंड स्टोर्स पॉलीसेकेराइड्स। यानी पायरेनॉइड बेसिकली इनके अंदर एक ऑर्गेनेली है। यूग्लेना की अगर बॉडी आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे दिखाया गया उसी के साथ ही पायरेनॉइड को भी लेबल किया गया यहाँ पर। तो पायरेनॉइड बेसिकली स्टैक्स हो सकते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल की डेपोजिशन होती है, क्लोरोफिल वहाँ पे ज़्यादा मकदार में हो सकता है, और वो बेसिकली सिंथेसाइज करता है पॉलीसेकेराइड्स या स्टार्चेस। If cultured in the dark, euglenoids feed by absorption and lose their green color. अब इसमें एक बात यही है कि हमने क्योंकि इस सारी चीज़ को प्रोटोजोआ के अंदर स्टडी किया है, प्रोटोजोआ में रखने का मतलब यह है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ करैक्टर्स एनिमल वाले हैं। तो अगर इन यूग्लिना को अदरवाइज़ रख दिया जाए अंधेरे में और उनको रोशनी अवेलेबल ना हो तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। तो फोटोसिंथेसिस ना करने के नतीजे में भी ये सर्वाइव करते हैं, और उसकी वजह क्या होती है, बेसिकली दे फीड बाय अब्जॉर्प्शन एंड लूज देयर ग्रीन कलर। सम यूग्लिनॉइड्स लाइक पेरिनेमा लैक क्लोरोप्लास्ट एंड ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक, यानी वो इसी हैं तो इसी कैटेगरी के, लेकिन हमेशा वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो यूग्लिना ऑलवेज जो है वो फोटोसिंथेसाइजिंग नहीं होते, उनमें रैंडमली जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं और वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यूग्लिना ओरिएंट्स टूवर्ड लाइट ऑफ सर्टन इंटेंसिटीज़। यूग्लिना के अंदर भी जो है फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए मौजूद है। अब ये है कि यूग्लिना क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब करता है तो उसको ऑब्वियसली लाइट की ज़रूरत है, और वो लाइट भी कुछ प्रेफर करता है कि मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ की लाइट को वो आप कह सकते हैं लाइट लविंग जो होता है उस वेवलेंथ के लिए। अ पिगमेंट शील्ड कॉल्ड स्टिग्मा कवर्स द फोटो रिसेप्टर एट द बेस ऑफ द फ्लैजिलम। अगर हम इसका फ्लैजिलम देखते हैं तो फ्लैजिलम जहाँ से ओरिजिनेट करता है, जो जिस को हम उसकी बेस कह सकते हैं, वहाँ पे एक फोटो रिसेप्टर मौजूद है, पिगमेंट शील्ड जिसको हम स्टिग्मा कह रहे हैं। ये स्टिग्मा बेसिकली उसके फोटो रिसेप्टर्स के ऊपर एक कवर रखती है, और स्टिग्मा की मूवमेंट की वजह से, इसकी शील्ड की मूवमेंट की वजह से बेसिकली उसको अंदाज़ा होता है कि किस तरफ की लाइट उसके लिए फेवरेबल है, फिर वो फ्लैजिला की मदद से उसी तरफ मूव करता है। तो स्टिग्मा को हम कह सकते हैं एक शील्ड है उसके फोटो रिसेप्टर्स के ऊपर। द स्टिग्मा परमिट्स द लाइट टू स्ट्राइक द फोटो रिसेप्टर फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, अलाउइंग द यूग्लिना टू ओरिएंट एंड मूव इन रिलेशन टू द लाइट सोर्स। तो स्टिग्मा की मूवमेंट की वजह से, स्टिग्मा की इजाज़त की सबब जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करता है जहाँ पे उसको अच्छी लाइट अवेलेबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। यूग्लिनाइड फ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड and reproduced by longitudinal binary fission. Sexual reproduction in the species is unknown. अब यूग्लिना के अंदर जो है वो पहले हमने एग्जांपल पढ़ी हुई है कि जो बाइनरी फिशन है बेसिकली मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो सकती है। तो ये इस फिगर में जो पिछले पेज के ऊपर है उसमें हम देख सकते हैं कि यूग्लिना के अंदर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होती है, यानी एक पेरेंट सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनली जब डिवीजन होती है तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है थ्रू माइटोसिस, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं एग्जिस्ट करती है यूग्लिना में। नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल वॉलबॉक्स की। वॉलबॉक्स इज अ कॉलोनियल फ्लैजिलेट कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 50,000 सेल्स एम्बेडेड इन अ स्फेरिकल जिलेटिनस मैट्रिक्स। वॉलबॉक्स की नॉर्मली आप इस तरह की फिगर देखते हैं, ये एक कॉलोनी है वॉलबॉक्स की जिसके अंदर 50,000 तकरीबन सेल्स जो है एक कॉलोनी की फॉर्म बना सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल सेल्स का स्ट्रक्चर्स भी दिखाया गया है आपको। इंडिविजुअल सेल के ऊपर 2 फ्लैजिला होते हैं, हर सेल के पास 2 फ्लैजिला हैं, और ये मिलजुल कर जो है कॉलोनी की रोटेशन के लिए या मूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो इसके एलैबोरेटिव एक फिगर आपको सेल वाइज भी दिखाई गई है यहाँ पर। Volvox is a colonial flagellate consisting of 50,000 cells embedded in a spherical gelatinous matrix. Individual cells possess 2 flagella which cause the colony to roll or turn gracefully through the water.
Although most wallbox cells are relatively unspecialized, reproduction depends on certain specialized cells. अब इसमें यह है कि सारे सेल्स वैसे तो एक जैसे ही हैं, तकरीबन उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो एक ही जैसा होता है, लेकिन इनमें जब रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है या रिप्रोडक्शन जब करनी होती है इस कॉलोनी में, तो कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी कुछ सेल्स अलहदा हो जाते हैं और वो कॉलोनी के अंदर की तरफ चले जाते हैं, उसके कोर की तरफ या उसका जो अंदर वाला रीजन है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इंडिविजुअल सेल्स यहाँ पे हम हैं, asexual reproduction occurs in the spring and summer when certain cells withdraw the watery interior of the parental colony and फॉर्म द डॉटर कॉलोनीज। अब उसमें यह है कि जो सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो बेसिकली अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और स्प्रिंग और समर के सीजन्स के अंदर वो बेसिकली एक स्पेशल जो है वो रीजन बना लेते हैं उसी कॉलोनी के अंदर, मज़ीद छोटी कॉलोनी आप कह सकते हैं, वो उसकी शक्ल में आ जाते हैं। व्हेन द पेरेंट कॉलोनी डाइज इट रप्चर्स एंड रिलीजेस द डॉटर कॉलोनीज। तो उसके बाद जो बाकी के सेल्स जो मेच्योर हो चुके हैं या उनका जो है वो लाइफ स्पैन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद वो कॉलोनी बाकी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो सेल्स इंटीरियर में शिफ्ट हुए थे उनको हम डॉटर कॉलोनी का नाम दे रहे हैं, और वो डॉटर कॉलोनी फिर अपना जो है वो नया एग्जिस्टेंस जो है वो ले आती है और फिर रिप्रोडक्शन मज़ीद बढ़ती है और कॉलोनी का साइज़ भी बढ़ सकता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलबॉक्स अकर्स ड्यूरिंग ऑटम। अब इनके अंदर सीजनली बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग और समर है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ऑटम का जब सीज़न आता है तब वॉलबॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सम स्पीशीज़ आर डाइशियस। अब डाइशियस और मोनिशियस का भी आपको कॉन्सेप्ट होगा। डाइशियस वो हैं जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, दे हैव सेपरेट सेक्सेस। अदर स्पीशीज़ आर मोनिशियस, यानी वो भी स्पीशीज़ होती हैं वॉलबॉक्स में जिसमें दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल एक ही के अंदर होते हैं। अब इसमें मेल और फीमेल तो हम नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन्स कह सकते हैं, या मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट का हम इसको नाम देंगे। इन ऑटम स्पेशलाइज सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू मैक्रोगैमीट्स और माइक्रोगैमीट्स। अब उसमें यह है कि जब ख़िज़ा का मौसम आता है तो इसी कॉलोनी के अंदर से कुछ सेल्स जो है वो मैक्रोगैमीट्स बन जाते हैं। मैक्रोगैमीट्स हम एग्स या फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनसे मुराद लेते हैं, एंड माइक्रोगैमीट्स जिसको हम स्पर्म के मुशाबे कह सकते हैं, यानी मेल गैमीट्स का नाम दे सकते हैं। मैक्रोगैमीट्स आर लार्ज फिल्ड विद न्यूट्रिएंट रिजर्व्स एंड नॉन मोटाइल। जैसे बिल्कुल एग्स की कंडीशन होती है कि जो मैक्रोगैमीट्स हैं वो साइज़ में बड़े हैं, उनके पास न्यूट्रिशन के रिजर्व्स भी हैं और वो नॉन मोटाइल हैं। माइक्रोगैमीट्स बिल्कुल वही फीचर रखते हैं जो स्पर्म्स के होते हैं। माइक्रोगैमीट्स फॉर्म अ पैकेट ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स, यानी वो मूविंग सेल्स होते हैं। दे लीव द पेरेंटल कॉलोनी एंड स्विम टू द कॉलोनी कंटेनिंग द मैक्रोगैमीट्स। वो ट्रैवल करते हैं, अपनी पेरेंटल कॉलोनी से निकलते हैं और ट्रैवल करके किसी दूसरी कॉलोनी के पास जाते हैं जहाँ पे मैक्रोगैमीट्स यानी फीमेल गैमीट्स मौजूद हैं। द पैकेट दैन ब्रेक्स अपार्ट एंड सिनगैमी अकर्स, यानी जिस पैकेट के अंदर वो पैक होकर गए थे दूसरी कॉलोनी तक, वहाँ पर जाकर वो रप्चर होती है पैकेट, और उसके बाद वहाँ से ये माइक्रोगैमीट्स निकलते हैं, मैक्रोगैमीट्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसको हम सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। The packet then breaks apart and syngamy occurs between the macro and microgametes. The zygote, an overwintering stage, secretes a resistant wall around itself and is released when the parental colony dies. उसके बाद जब zygote बन जाता है, zygote जो है वो सर्दियों का मौसम अपने ऊपर एक कवर लेकर या रेजिस्टेंट वॉल लेकर जो है वो गुजार सकता है, और फिर जब सीज़न चेंज होगा तो ये फिर एसेक्सुअली या माइटोटिकली रिप्रोड्यूस करेगा या उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका जो है वो विंटर का सीज़न ये इसी तरह से डॉर्मेंट स्टेज में आप कह सकते हैं गुजारता है, और उसके बाद ये रप्चर तब होता है जब पेरेंट कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। बिकॉज द पेरेंटल कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, यानी क्योंकि वॉलबॉक्स के अंदर जो है वो पेरेंटल कॉलोनी हैप्लॉइड थी, सो हम देख सकते हैं कि जाइगोट जो कि डिप्लॉइड हो चुका है उसको हैप्लॉइड कॉलोनी बनाने के लिए पहले मियोसिस से गुजरना पड़ेगा। Because the parental colony consists of haploid cells, the zygote must undergo meiosis to reduce to the chromosome number from the diploid zygote condition. One of the products of meiosis then undergoes repeated mitotic divisions to form a colony consisting of just few cells. यानी फिर जब उसमें meiosis होती है, और meiosis में आपको पता है कि एक parent cell 4 daughter cells में डिवाइड हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन 4 के 4 जो है वो आगे जाकर मल्टीप्लाई करते चले जाएँ, बल्कि उनमें से कुछ डिजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ उसमें से जो है वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। The other products of meiosis degenerate. This colony is released from the protective zygote capsule in the spring. यानी वो जो उसने रेजिस्टेंट कवर लिया था सर्दियों में, वो उसको रप्चर कर लेता है, और जब सीज़न चेंज होता है स्प्रिंग में तो वो उसको रप्चर करके बाहर निकल आता है और फिर मल्टीप्लिकेशन से अपनी नई कॉलोनी जो है वो बना लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी की फाइलम जो सब फाइलम मेस्टिगोफोरा था, उसके अंदर दूसरी क्लास है जू मेस्टिगोफोरिया। Members of class Zoo Mastigophora lack chloroplast and are heterotrophic.
ज़ाहिरी बात है कि ज़ू मास्टिगोफोरा नाम बता रहा है हमें कि बेसिकली ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। सम मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ज़ू मास्टिगोफोरियंस इज ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। ट्राइपैनोसोमा का नाम आपने सुना होगा। ट्राइपैनोसोमा एक पैरासाइट है। बेसिकली ये सेटसी फ्लाई के अंदर और ह्यूमंस के अंदर जो है या मैमल्स के अंदर बेसिकली ये एज अ गेस्ट या एज अ पैरासाइट स्टे करता है और स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है वो फैलाता है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी स्पीशीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब स्पीशीज़, यानी ये सिर्फ स्पीशीज़ के लेवल की डिवीजन नहीं है बल्कि इसके आगे मज़ीद एक स्पीशीज़ के आगे से भी टाइप्स हैं जिनको हम सब स्पीशीज़ कह रहे हैं। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी TB जो है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी एक स्पीशीज़ है, उसके आगे से फिर सब स्पीशी है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, दूसरी सब स्पीशी है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस एंड थर्ड सब स्पीशी इज़ ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडेसेंस। दे आर ऑफन रेफर टू एज ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3 सब स्पीशीज़ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसको टोटली मिलाकर इन तीनों सब स्पीशीज़ को हम ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। The first of these 3 subspecies, यानी Trypanosoma brucei is a parasite of non-human mammals of Africa. The later 2 cause the sleeping sickness in humans. यानी इनमें से जो पहली है ब्रूसी वो नॉन ह्यूमन मैमल्स के अंदर जो है वो पैरासाइट है, जबकि गैम्बियंस और रोडिसेंस जो है वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो एज अ पैरासाइट रहती हैं और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती हैं। द लेटर 2 कॉज द स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। सेटसी फ्लाई इनका एक इंटरमीडिएट होस्ट है। सेटसी फ्लाई ग्लॉसिना स्पीशीज आर इंटरमीडिएट होस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ ऑल दीज 3 स्पीशीज सब स्पीशीज। व्हेन अ सेटसी फ्लाई बाइट्स एन इन्फेक्टेड ह्यूमन और मैमल इट पिक्स अप द पैरासाइट्स इन एडिशन टू इट्स मील ऑफ ब्लड। यानी जब ये सेटसी फ्लाई किसी इंसान को या किसी भी मैमल को जो कि उसके आप कह सकते हैं उसका ब्लड सक करने के लिए काटती है तो उसमें से ब्लड भी लेती है और साथ साथ में उनके अंदर अगर कोई पैरासाइट मौजूद है इस ट्राइपैनोसोमा का तो उसको भी पिकअप कर लेती है। ट्राइपैनोसोम्स multiply asexually in the gut of fly for about 10 days then migrate to the salivary glands। अब उसमें यह है कि जब ये इंटरमीडिएट होस्ट यानी इस सेटसी फ्लाई के अंदर ये पैरासाइट चले जाते हैं तो उसके अंदर फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और वो 10 दिन तक उसकी जो है वो गट के अंदर स्टे करते हैं यानी उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जब वो 10 दिन वहाँ पे गुजार कर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर चुके होते हैं फिर उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्लाइवा के अंदर वो शिफ्ट हो जाते हैं। वाइल इन द फ्लाई ट्राइपैनोसोमेज ट्रांसफॉर्म इन 15 to 35 डेज थ्रू द नंबर ऑफ बॉडी फॉर्म्स, यानी 10 दिन उसकी गाट में गुजारे, बाकी दिन उसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स के साथ गुजारे और उसके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं इन ट्राइपैनोसोमस की बॉडी में। व्हेन द इन्फेक्टेड सेटसी फ्लाई बाइट्स अनदर वर्टिब्रेट होस्ट, फिर दोबारा से जब वो किसी इंसान को या किसी मैमल को काटती है ये सेटसी फ्लाई तो वो जो पैरासाइट उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में था वो अपने दूसरे होस्ट के अंदर शिफ्ट कर देती है। व्हेन द इन्फेक्टेड सेटसी फ्लाई बाइट्स अनदर वर्टिब्रेट होस्ट द पैरासाइट ट्रैवल्स विद द स्लाइवरी सिक्रीशंस इनटू द ब्लड ऑफ द न्यू डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव का मतलब होता है फाइनल होस्ट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मेच्योर स्टेजेस हैं किसी भी पैरासाइट की या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस होती हैं वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर आकर कंप्लीट करता है। अब डिपेंड करता है कि उस पैरासाइट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती भी है या नहीं होती है। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई एसेक्सुअली इन द न्यू होस्ट एंड अगेन ट्रांसफॉर्म थ्रू अ नंबर ऑफ बॉडी फॉर्म्स। उसके बाद जब किसी इंसान में या किसी दूसरे मैमल के अंदर ये आ जाता है ट्राइपैनोसोमा वहाँ पे भी अपनी बाकी की स्टेजेस कंप्लीट करता है। पैरासाइट्स में लिव इन द ब्लड, लिम्फ, स्प्लीन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मुख्तलिफ बॉडी के एरियाज़ के अंदर ये जाकर स्टे कर सकता है और मुख्तलिफ एरियाज़ को अपना टारगेट बना सकता है और स्पेशली जो वल्नरेबल साइट है दैट इज़ ब्रेन और नर्वस सिस्टम और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मतलब क्या है कि जो सेरेब्रम के अंदर या ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड एग्जिस्ट करता है उसको हम CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। When trypanosomes enter the central nervous system, they cause general apathy, mental dullness and lack of coordination। यानी जब ये ब्रेन के अंदर चला जाता है पैरासाइट तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करता है और वहाँ पे एपैथी मतलब ब्लॉकेज हो जाती है या नर्वस सिस्टम सही काम नहीं करता, मेंटल डलनेस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से गनूदगी या उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जहन सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। स्लीपीनेस डेवलप्स एंड द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल मे फॉल अस्लीप ड्यूरिंग नॉर्मल डे टाइम एक्टिविटीज़।
Death results from any combinations of any previous symptoms as well as from the heart failure, malnutrition and other weakened conditions. अब क्योंकि हम देखते हैं कि ये क्योंकि नॉर्मली अफ्रीका के जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं उनमें एग्जिस्ट कर रहा है और वहीं पे ही हम मुख्तलिफ जो मेल न्यूट्रिशन की स्टेजेस हैं या कंडीशंस हैं वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ पर अमूमन कहत या इस तरह की बीमारियाँ या मुख्तलिफ जो इस तरह की कंडीशंस है वो भी प्रिवेल करती हैं। तो अगर ट्राइपैनोसोमा के साथ किसी इंसान के अंदर जो है वो दूसरी कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसकी डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है या वो ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है। तो हार्ट फेलियर या मेल न्यूट्रिशन और दूसरी जो वीकेंड कंडीशंस है वो उसको मज़ीद सपोर्ट कर देती है ट्राइपैनोसोमा को। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, स्लीपिंग सिकनेस इज़ क्योरेबल। हाउएवर इफ़ द infection has advanced to the central nervous system, recovery is unlikely। तो अगर जल्दी पता चल जाए स्लीपिंग सिकनेस का तो फिर हो सकता है क्योरेबल हो, लेकिन जब ये ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा मुतासर कर चुकी हो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता और रिकवरी पॉसिबल नहीं रहती।